Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. फ्रेंड्स, हमारी जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की जो लेक्चर सीरीज है उसका आज का टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इंटरव्यूज के लिए। डायरेक्टली इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो ये जो कर्व आप यहाँ पर दिख रहे हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है डक्टाइल मटेरियल के लिए, यानी कि तन्य पदार्थ के लिए। इफ ए डक्टाइल बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सियल टेंसाइल फोर्स टिल फेलियर ऑफ द बार, ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज प्लॉटेड बाय यूटीएम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको कर्व को बनाया कैसे जाता है। तो इस कर्व को बनाया जाता है एक मशीन जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, शॉर्ट में हम उसे यूटीएम बोलते हैं। तो इसमें एक जिस भी मटेरियल को हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है, उसकी एक रॉड इस मशीन में लगाई जाती है और उस रॉड पर फिर हम एक्सियल टेंसाइल फोर्स यानी कि तनाव बल उस पर लगाते हैं और इस मशीन में इनबिल्ट एक ग्राफ प्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करता है। तो ये मशीन हमारी कुछ इस तरह की दिखती है फ्रेंड्स, ये भी आपको यहाँ पर दिख पा रहे हैं। और इसमें जो ये जगह है, यहाँ पर हमारा जो रॉड है उसको लगाया जाता है और ये हाइड्रोलिक फोर्स की मदद से, ये हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें एक होता है जिसकी मदद से फोर्स जो इक्विपमेंट होता है, मटेरियल होता है, उसकी रोड पर लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ में ये पूरा प्लॉटर है, ये कंप्यूटर है जो इसके साथ कनेक्टेड है मशीन के साथ, जो ग्राफ को प्लॉट करता है। साथ में प्रिंटिंग मशीन है जिससे हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं हुक्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम यूज करते हैं। इट स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये इस नियम के अनुसार, हुक्स नियम के अनुसार, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के समानुपाती होती है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर हम बात कर रहे हैं। उसके अगर हम इलास्टिक लिमिट को पार कर जाते हैं तो प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं, वहां पर ये लॉ काम नहीं करता। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा और स्ट्रेन को हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से। तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो इसकी जगह हमें एक कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट है E, जिसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, और इसका सिंबल होता है E। यहां पर ग्राफ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो इसका एक्स एक्सिस है वहां पे हम स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस में स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का एक कर्व है। लोडिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं लोड, तो शुरू में जो ये लाइन है ये बिल्कुल लीनियर होती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है और ए पॉइंट तक आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन पूरी तरह से एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। इसी पॉइंट को, ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यहां तक जो है आपकी स्ट्रेन स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल रहती है। उसके बाद आता है बी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। यहां तक मटेरियल इलास्टिक रहता है लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होती, यानी कि हुक्स लॉ काम नहीं करता। हुक्स लॉ सिर्फ पॉइंट ए तक काम करता है। बी पॉइंट होता है इलास्टिक लिमिट, यहां तक मटेरियल इलास्टिक रहता है। इस जगह अगर हम पहुंचे और लोड को छोड़ दें या हटा लें तो मटेरियल अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में या शेप में, साइज में आ जाएगा। बी पॉइंट पर जो स्ट्रेस होती है उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। ये जो यील्ड स्ट्रेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजाइन के टाइम पे हम यील्ड स्ट्रेस से, विद इन यील्ड स्ट्रेस ही डिजाइनिंग करते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट सी, जिसको बोलते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट। उसके बाद आता है पॉइंट डी, लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद फिर अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो आगे हमको मिलेगा पॉइंट डी,
यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो हमारा ऑब्जेक्ट हैंडल कर सकता है या बियर कर सकता है, इस जगह जो स्ट्रेस होती है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। आगे अगर लोड को आगे और बढ़ाया जाता है तो हमें पॉइंट मिलता है F, जहां पर जाकर हमारा मटेरियल दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो अब एक एक करके हम इसके रीजंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है पोर्शन ए, ये वाला पोर्शन, सॉरी, ये जो पोर्शन है जिसको मैंने अभी रेड किया है ओ से लेके ए तक, ये है हमारा पहला पोर्शन। दिस पोर्शन इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट वेयर द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड द मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। जैसे कि मैंने बताया ओ से लेके ए तक जो हमारा रीजन है, यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और इस रीजन में हम हुक्स लॉ को, जो ये मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सिग्मा इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो पॉइंट ए है, इस जगह अगर हम इसको एक्स एक्सिस पर इस लाइन को ले जाएं और वहां पर स्ट्रेस निकालें, तो जो इस पॉइंट पर स्ट्रेस है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट बी, और रीजन आता है पोर्शन ए बी, यानी कि ये वाला पोर्शन जो ये है, ये जो पोर्शन है ए के बाद बी तक। इन दिस पोर्शन हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। यहां पर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे हैं ए से बी तक जो कर्व है थोड़ा सा स्ट्रेट ना होके हल्का सा लाइन ये कर्व हो जाती है। ऑल्दो द मटेरियल में स्टिल भी इलास्टिक, लेकिन पॉइंट बी तक मटेरियल इलास्टिक रहता है। अगर पॉइंट बी पर हम लोड हटा देते हैं तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल जो उसकी शेप थी, साइज थी, उसमें वापस आ जाएगा। पॉइंट बी इंडिकेट्स इलास्टिक लिमिट। तो पॉइंट बी जो है वो हमारा इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट के लिए हम पिछले वीडियो में भी बात कर रहे हैं, ये वो इलास्टिक लिमिट है जिसको हम प्रत्यास्थ सीमा या प्रत्यास्थता सीमा भी कहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है पोर्शन बी और सी। ये बिल्कुल छोटा सा पोर्शन जो आप ये देख रहे हैं, ये भी कर्व्ड है, सीधा नहीं है। इन दिस पोर्शन द मेटल शोज ए स्ट्रेन इवन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। जैसे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस बहुत मामूली रूप से बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रेन में सब्सटेंशियल इंक्रीज है, यानी कि विकृति लगातार हो रही है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रही है। लेकिन साथ में ही द स्ट्रेन इज नॉट फुल्ली रिटर्न व्हेन लोड इज रिमूव्ड। इस पोर्शन में अगर आप लोड हटा देंगे तो जो ये विकृति हुई है ये पूरी तरह से वापस नहीं होगी, यानी कि जो मटेरियल है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। यानी कि हमारा बी पॉइंट के बाद में प्लास्टिक रीजन शुरू हो गया है। आप देख भी सकते हैं जो पॉइंट बी है वहां तक इलास्टिक है और पॉइंट बी के बाद प्लास्टिक रीजन शुरू हो गया है। उसके बाद आता है हमारा फ्रेंड्स पोर्शन सी और डी। जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, सॉरी, जो देख रहे हैं आप ये वाला पोर्शन सी और डी, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेस है वो लगातार कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन फिर भी हो रही है, यानी कि विकृति फिर भी हो रहा है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रेस के भी मटेरियल अपने आप ही स्ट्रेन यानी कि विकृत हो रहा है। यील्डिंग स्टार्ट इन दिन पोर्शन एंड दिस इज देयर इज अ ड्रॉप इन स्ट्रेस एट द पॉइंट डी डायरेक्टली आफ्टर यील्डिंग बिगिंस एट सी। तो जो हमारा पॉइंट सी है यहां से हमारी यील्डिंग शुरू हो जाती है, यानी कि पराभव शुरू हो जाता है, स्ट्रेस हमारी कम हो जाती है लेकिन विकृति होती रहती है। इसीलिए तो पॉइंट सी है इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, यानी कि उच्च पराभव बिंदु, और फिर वहां से ये स्ट्रेस कम होते होते पॉइंट डी तक आती है और पॉइंट डी को हम बोलते हैं निम्न पराभव बिंदु, यानी कि लोअर यील्ड पॉइंट। डी के बाद फिर से हमारी स्ट्रेस शुरू हो जाती है बढ़ना। नेक्स्ट पोर्शन है पोर्शन डी ई। तो आप देख रहे हैं कि डी पॉइंट पर हम आ गए, लोअर यील्ड पॉइंट पर आ गए, उसके बाद से हम फिर से हमारी स्ट्रेस बढ़ना लगातार शुरू हो गई और हमें जो पोर्शन मिल रहा है वो है डीई। आफ्टर यील्डिंग हैज टेकन प्लेस एट डी, फर्दर स्ट्रेनिंग टेक्स प्लेस एट दिस पोर्शन बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेस। अब हमें अगर डी पॉइंट से आगे स्ट्रेन हमको बढ़ानी है, यानी कि विकृति और चाहिए, तो हमें स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से। स्ट्रेन हार्डनिंग एक फिनोमिना होता है फ्रेंड्स
कि अगर किसी मटेरियल को हम खींचते हैं तो शुरू में तो वो कुछ थोड़ा आसानी से खींचता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो उस स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ती है स्ट्रेन जनरेट करने के लिए। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंटिन्यूज टू राइज अप टू द पॉइंट ई। तो ये कर्व फिर हमारा पॉइंट ई तक ऊपर उठता रहता है, यानी कि इस पॉइंट तक। स्ट्रेन इन दिस पोर्शन इज अबाउट 100 टाइम्स दैट ऑफ पोर्शन ए। इस पोर्शन में, पोर्शन डी ई में जो स्ट्रेन हो रही है वो स्ट्रेन ओ ए जो जिस रीजन में हुई थी उससे लगभग 100 गुना तक ज्यादा हो सकती है। यानी कि जो हमारी इलास्टिक स्ट्रेन होती है, इलास्टिक रीजन में जो स्ट्रेन होती है उसके मुकाबले प्लास्टिक रीजन में 100 गुना ज्यादा तक स्ट्रेन हो सकती है। लेकिन वो स्ट्रेन कभी भी वापस नहीं होती। एक बार वो स्ट्रेन हो गई, विकृति हो गई, तो वापस नहीं आएगी। एट पॉइंट ई द बार बिगिंस टू फॉर्म ए लोकल नेक। तो जो हमारा पॉइंट ई है, शुरू में रोड बिल्कुल ऐसे होती है, सीधी होती है, लेकिन ई पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है, बीच में इसमें हल्की सी नेक बननी शुरू हो जाती है। यानी कि बीच में से इसकी जो डायामीटर है वो कम होने लगता है। ये यहां पे जो है पहले से थोड़ा सा कम हो जाता है, और इस नेकिंग की वजह से आगे जो हमारी स्ट्रेस है वो कम होने लगती है। द पॉइंट ई इज टर्म्ड एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट। तो जो बिंदु ई है, पॉइंट ई है, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट। और इस जगह जो स्ट्रेस होती है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि अधिकतम प्रतिबल बिंदु। अगर हम पॉइंट ई के बाद भी, यानी कि नेकिंग स्टार्ट होने के बाद भी मटेरियल को और खींचते रहते हैं, रोड को और खींचते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है या रोड है वो पॉइंट एफ तक जाकर वहां पर दो हिस्सों में टूट जाएगा। इन दिस पोर्शन लोड इज फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द मैक्सिमम एंड द फ्रैक्चर एट एफ टेक प्लेस। ई के बाद हमारा जो लोड है वो लगातार कम होता है, स्ट्रेस लगातार कम होती है, और एफ पॉइंट पर जाकर जो हमारी रोड है वो दो हिस्सों में अलग अलग हो जाती है। इस तरह से दो अलग अलग हिस्से उस रोड के हो जाएंगे। पॉइंट एफ इज टर्म्ड एज फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट। तो जो हमारा पॉइंट एफ है उसको हम फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट पर एफ पॉइंट को अगर हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करें तो इस जगह जो स्ट्रेस हमें मिलेंगी उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर भंजक प्रतिबल। यहां पे फ्रेंड्स आप एक और कर्व देख रहे हैं जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसको हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमने कर्व देखा वो फ्रेंड्स था एक डक्टाइल मटेरियल के लिए, यानी कि तन्य पदार्थ के लिए, जो कि यहां पर हमने पहला ग्राफ भी है। लेकिन सभी मटेरियल जो है वो हमारे डक्टाइल नहीं होते हैं। कुछ मटेरियल हमारे डक्टाइल होते हैं, कुछ ब्रिटल होते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, हम ऑलरेडी हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। एक बार दोबारा अगर हम इसको देखें तो हमने पॉइंट 0 से लोड लगाना शुरू करा, स्ट्रेस बढ़े, प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद में यहाँ पे इलास्टिक लिमिट जो यहाँ पे इसमें नहीं दिखाया गया है, उसके बाद यील्ड पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, उसके बाद में फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर जाकर ये रोड दो हिस्सों में टूट जाती है। अब देखते हैं, ये हमारा जो दूसरा ग्राफ है इसमें हमने कई सारे मटेरियल्स के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाए हैं। ये जो ग्रीन वाला है डक्टाइल, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्रिटल। जो ब्रिटल है आप देख रहे हैं, जो ब्लू वाला कर्व है, इसमें जो हमारी ये वाला जो पोर्शन है, स्ट्रेस अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये सब हमको नहीं मिलता है। ये सीधे सीधे स्ट्रेस बढ़ती जाती हैं और एक पॉइंट पर जाकर अचानक से ब्रिटल मटेरियल जो रोड होती है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर जगह पर हम ब्रिटल मटेरियल को यूज नहीं करते। कंपोनेंट्स में या किसी भी मशीन में ब्रिटल मटेरियल को कभी भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें जो फेलियर होता है, जो ब्रेकिंग होती है, वो अचानक से होती है। डक्टाइल मटेरियल में ये एक प्रोसेस है। अगर एक बार मटेरियल हमारा यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर गया तो हमें पता है कि अब ये आगे जाके टूटने वाला है।
लेकिन ब्रिटल मटेरियल में हमको ऐसे पता नहीं लगता है कि वो कब टूटेगा। उसके बाद कर्व आता है ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल बट विच इज नॉट डक्टाइल। ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग है लेकिन डक्टाइल नहीं है। स्ट्रॉन्ग है मतलब स्ट्रेस हमारी बढ़ रही है और स्ट्रेन बढ़ रही है, फिर कुछ दूरी पर जाकर ये टूट जाएगा। उसके बाद होता है एक प्लास्टिक मटेरियल जो शुरू में थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, जैसे ही लोड थोड़ा सा बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगी और उसके बाद में थोड़ा सा लोड बढ़ाने पर ही इसमें विकृति बढ़ती चली जाएगी। बहुत ज्यादा लोड हमको लगाने की जरूरत नहीं है। ये है प्लास्टिक मटेरियल। जैसे हमारी जो प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक जो होती हैं, ये इस कैटेगरी में आती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। ट्रू स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लोड टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एट एनी पॉइंट। इसमें फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो हमारे कर्व है, ये वाला कर्व हमारा है एक्चुअल कर्व जिसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं, और ये डॉटेड वाला जो है ये है हमारा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है उसमें हम स्ट्रेस का फॉर्मूला हम जानते हैं F डिवाइडेड बाय A, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के लिए हम जो है O ओरिजिनल लेते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि पॉइंट E पर हमारी नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो एरिया है वो पहले से कम हो जाता है। अगर हम उसको कंसीडर करें, यानी कि अगर हम F डिवाइडेड बाय A एक्चुअल करें जो उस पॉइंट पर है, यानी कि नेकिंग हो गई, एरिया कम हो गया, अगर हम उस एक्चुअल एरिया से फोर्स को डिवाइड करें तो जो स्ट्रेस हमें मिलेगी उसको हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस या ट्रू, और जो स्ट्रेन है वो निकालेंगे वो होती है ट्रू स्ट्रेन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि फोर्स हमारी सेम है लेकिन जो एक्चुअल एरिया है वो पॉइंट E पर कम हो चुका है, तो हमारी क्या होगी स्ट्रेस, जो ट्रू स्ट्रेन होगी, स्ट्रेस होगी, वो हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाली जो पोर्शन है ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये हमारा बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है वो हमेशा कम होगी ट्रू स्ट्रेस से। तो इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए लोड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, यानी कि उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एरिया है, और इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन है वो है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ऐसे ही हम ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वो होता है log 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। यहाँ पे हमने दिखाया भी है फ्रेंड्स, जो सिग्मा E एंड सिग्मा और E है, एप्सिलॉन है, वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन है रेस्पेक्टिवली। जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है इसको हम फ्लो कर्व भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारा ये डॉटेड वाला जो कर्व है, जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, फ्लो कर्व भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।